अब देखिए ये एक सवाल है, इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है कि हासिक हैज नॉट मेंटेन्ड फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर हिज बिजनेस। ठीक है, अब इसको कैसे करना है? अब इस सवाल में आपके सामने ये है ओपनिंग बैलेंसेस और ये है क्लोजिंग बैलेंसेस। मैंने बताया था आपको, आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नजर आएगा किसमें, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये रिसीट्स हैं, ये पैसे हमारे पास आए हैं, ये हमारे पास पेमेंट्स भी हैं। ठीक है, ये बैंक अकाउंट है बेसिकली। ये रिसीट्स हैं, ये पेमेंट्स है, मतलब ये चार चीजें कॉमन होती है: एसेट एंड लाइबिलिटीज ओपनिंग, एसेट एंड लाइबिलिटीज क्लोजिंग, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। उसके बाद इसने कहा हुआ है कि हमारा ग्रॉस मार्जिन 40% है। सम टाइम ग्रॉस प्रॉफिट हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं थ्रू मल्टीप्लाइंग इट विथ सेल्स। सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट आ जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? कोई फिगर मिसिंग होती है। लाइक इस सवाल में हम देखते हैं क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है? नो सर, मिसिंग है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को ढूंढने के लिए इसने ऐसा किया होगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ऑल सेल्स वर फॉर कैश एंड ऑल कैश रिसीव वाज बैंक। जितनी भी सेल्स थी हमारी कैश में थी और सारी की सारी कैश सेल्स बैंक में पुट कर देते हैं। तो बैंक में आ रही होगी कैश सेल, सेल रिसीट आ रही है बैंक में। ये क्या शो कर रहा है? ये हमारी कैश सेल्स को शो कर रहा है कि इतना पैसा हमारे पास कैश सेल्स से आया और वो हमने बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, अच्छा जी। अब सवाल क्या है? सवाल क्या है, यू हैव टू मेक एन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए उससे, रेवेन्यू से, सेल्स से। तो मुझे बता सकते हैं कि हमारी सेल्स कितनी होगी? 166,000। शाबाश, 166,000, शाबाश। ये हमारी हो जाएगी सेल्स। आई विल राइट हियर रेवेन्यू, रेवेन्यू 166,000, ये मेरा रेवेन्यू हो गया। देन व्हाट आई विल डू, आई विल राइट लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ है? ये रही आपकी इन्वेंट्री है और ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है। दैट इज 8,400, 8,400। सो ओपनिंग इन्वेंट्री मैं लिख देता हूँ 8,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 8,400। देन हमारे पास आएगा परचेजेस। ठीक है, अच्छा परचेजेस मैंने आपको बताया था नहीं होता, ढूंढना पड़ता है। तो आई नीड योर हेल्प फॉर परचेज। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो मुझे बताएं परचेजेस। अगर आप लोग फाइंड कर सकते हैं या फिर ये ग्रुप में मैंने शीट शायद शेयर की। जी बेटा, ट्रेड पेबल का ओपनिंग, ट्रेड पेबल का क्लोजिंग, और ट्रेड पेबल को जो मैंने पेमेंट की है दैट इज ओवर हेयर, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर। एक मिनट, अपने चेक में मैसेज किया, मैं देखता हूँ। ये थोड़ा इशू है यहाँ लैपटॉप में ना। मैं सर मैकबुक पे जब क्लास करता हूँ तो वो सही होती है, ये थोड़ा इशू है लैपटॉप में। मैं एक मिनट में चेंजेस करता हूँ कि वाई माई वॉइस इज लेगी। अभी आवाज सही आ रही है? अभी आवाज सही आ रही है बेटा? जी सर। ओके ओके, ठीक है जी। गाइस आई वाज टेलिंग कि मुझे ये बताएं कि वो कितना है, क्या कहते हैं आपका। अ, अच्छा, यू गॉट 97,400। मंदल बेटा आप भी कंफर्म कर लें, इट्स 97,400। ओके,
सो आई विल राइट हियर परचेजेस 97,400, ठीक है ना। आप लोगों ने पेबल का अकाउंट बनाया होगा। अब देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं। ये तो हो गया, इसके बाद आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेज रिटर्न होती नहीं है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। यू विल नॉट फाइंड सेल्स रिटर्न, यू विल नॉट फाइंड परचेज रिटर्न, बहुत रेयर केस होता है। होते हैं तो हम लिखते हैं। अब आगे क्या करना है, आगे हमारे पास है क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पता, कोई बात नहीं है, हम लिख के छोड़ देते हैं। हम लिख देते हैं लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री और लिख के छोड़ देते हैं। देखते हैं, बाद में मालूम करते हैं। अच्छा, अब इसको आगे कैसे करेंगे, हम ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। सर ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, यस। अगर आपको मार्जिन दिया हो तो हम ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। हमारे पास मार्जिन है 40%, कितना है, 40%। तो आप 40% लगाएं से रेवेन्यू के ऊपर, तो आपके पास मार्जिन आ जाएगा। जी। कितना है बेटा, 66,400, ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी विल डू रिवर्स वर्किंग। अब हम रिवर्स वर्किंग करेंगे। रिवर्स वर्किंग ऐसे करेंगे, ये हम यानी हम अपवर्ड तरफ जाएंगे, तो ये अगर फिगर प्लस हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और आपके पास आ जाएगा, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो बताएं कितना आया। जी, 66,400 माइनस 1,66,000, कितना आंसर है, 99,600, ठीक है। ये हमारी हो गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगेन वी विल डू रिवर्स वर्किंग। जो चीजें प्लस हो रही है माइनस करें, माइनस करें इससे। आप लिखें 99,600 माइनस दिस वन माइनस दिस वन। भले आंसर माइनस में है, कोई इशू नहीं है, वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। 6,200, दिस इज अवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा जी, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसेस के लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू। अच्छा, हम कभी कभार ये वाली साइड देखते भी हैं। रिसीट साइड पे इनकम होती है और इस साइड पे एक्सपेंसेस होते हैं बैंक के। अब अगर यहाँ इंटरेस्ट रिसीव होता तो मैं अदर इनकम में लिखता। अगर यहाँ कोई डिस्पोजल होता तो फिर मैं मालूम करता कि गेन ऑन डिस्पोजल है या लॉस ऑन डिस्पोजल है, वो जब सवाल आएगा तो बताऊंगा। तो यहाँ सिर्फ सेल रिसीट थी, तो हमने बस जस्ट एक ही इनकम लिखनी है, डेट इज सेल्स। लेकिन अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है, कुछ भी ऐसा होता, तो वो भी इनकम का पार्ट बनता। अब आते हैं एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड करने होंगे। नॉन पेमेंट, ऐसी पेमेंट जो एक्सपेंस की नहीं है, वो एक्सक्लूड करनी होगी। लाइक बैंक लोन रीपेमेंट, ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की क्या है, आपकी बैंक लोन इंटरेस्ट पेमेंट, ये हमारे काम की है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे किया है। रेंट हमारे काम का है, क्योंकि ये एक्सपेंस है। वेजेस हमारे काम के हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंस हमारे काम के, ये एक्सपेंस है। बस हमें ये करना है कि इफ देर इज एनी अक्रूड इन प्रीपेमेंट, तो वो इसमें प्लस एंड माइनस करना होगा। तो आ जाएं, हम जरा ऊपर सवाल में देखते हैं। पहले आते हैं रेंट की तरफ। रेंट प्रीपेड दिया हुआ है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। आई टोल्ड यू, क्लोजिंग प्रीपेड हमेशा क्या करते हैं, एक क्लोजिंग अक्रूड होता है, एक क्लोजिंग प्रीपेड होता है। क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होता है, प्लस होता है, सो माइनस होता है। तो ओपनिंग क्या होगा, ओपनिंग हम प्लस करेंगे। ओपनिंग जो होगा हम प्लस करेंगे। और अक्रूड, अक्रूड दो होते हैं, एक होता है एंडिंग। हमने एंडिंग वाला पढ़ा था, एंडिंग वाला हमेशा क्या होता है सर, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। वेन यू विल राइट रेंट, जब हम लिखेंगे रेंट को, तो रेंट में आपने ऊपर ये जो प्रीपेड है, इसमें प्लस कर लीजिएगा, ये ओपनिंग है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम वेजेस लिखेंगे, तो वेजेस ये रहे दिए हुए हैं, तो ऊपर वेजेस में अक्रूड आ रहा है, तो ये 16 हमें प्लस करना होगा। बाकी एक्सपेंसेस एज इट इज आएंगे, उनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है सिवाय डेप्रिसिएशन के। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बैंक लोन इंटरेस्ट।
सबसे पहले देते हैं बैंक लोन इंटरेस्ट। उसके बाद है रेंट। उसके बाद है वेजेस। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस। सो बैंक लोन इंटरेस्ट इज 300। सो आई विल राइट हियर 300। अच्छा जी, अब आगे चलें। रेंट का आप लोग मुझे बताएं। 2640 प्लस 240। 2640 प्लस 240। आई थिंक सो 2840। टू 2880, सॉरी। 2880। एंड वेजेस के ऊपर आते हैं। वेजेस हमारे पास है 41,400 प्लस 610। आई थिंक सो दैट वुड बिकम 42,010। 42,010, शाबाश। और ये था 10,000, नहीं नहीं, ये था 10,890 जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है। नाउ दीज ऑल वर द एक्सपेंसेस जो हमने पेमेंट की है। बैंक की, रेंट की, वेजेस की, जनरल एक्सपेंस की। ये हमने क्या किया था? ये हमने इनकी पेमेंट की थी। अब आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है बेटा कि वो एक्सपेंसेस जो कि हमने पेमेंट नहीं की लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट हो गया, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ पेमेंट। सो डेप्सिन के लिए मैंने बच्चों को बताया था देयर इज रिवोल्यूशन मेथड। अगर परसेंटेज नहीं दिया हो, जिस तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप पहले ओपनिंग लिखते थे, फिर आप परचेजेस को उसमें क्या करते थे, ऐड करते थे, फिर आप क्या करते थे, क्लोजिंग माइनस करते थे इन्वेंट्री का, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आती थी। ऐसे ही जो भी नॉन करंट एसेट है जिसकी हमें डेप्शन फाइंड करनी है, उसकी ओपनिंग वैल्यू होगी, उसकी क्लोजिंग वैल्यू होगी, और उसकी परचेज जो कि बैंक की क्रेडिट साइड पे आ रही होगी वो होगी। आप इन तीनों वैल्यू को यूज करें, आपके पास डेप्शन भी आ जाएगी। समटाइम डिस्पोजल भी होता है, वो भी माइनस करते हैं। सो ओपनिंग हम देख लेते हैं। हमारे पास नॉन करंट एसेट कौन कौन से हैं, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये हमारे पास नॉन करंट एसेट, ये इसकी ओपनिंग वैल्यू है, ये इसकी क्लोजिंग वैल्यू। तो हमें क्या करना होता है डेप्सिन के लिए? सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू देते हैं, वो है 35,580 प्लस, इसमें परचेजेस ऐड करना है। परचेजेस पता लगेगी बैंक से, कि बैंक में कोई पेमेंट की है आपने नॉन करंट एसेट की? नो सर, हमारे बैंक की क्रेडिट साइड पे कोई भी नॉन करंट की बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब हमने कोई भी नॉन करंट खरीदा नहीं है, परचेज निल है। तो इफ देर इज परचेज निल, तो अब अगला स्टेप क्या होगा? परचेज तो है नहीं, तो इसको आप इग्नोर करें। अगला है क्लोजिंग माइनस करना है। सो क्लोजिंग कितना है? 32,450। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये हमारे पास रूल होता है। तो मुझे बता सकते हैं कि व्हाट्स द डेप्रिसिएशन? 3130, ओके। सो 3130 हमारा क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इन सबका टोटल कर लें गाइस, तो हमारे पास आ जाएंगे एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सबका टोटल करें। सर ये आ जाएगा 59,210। माशाल्लाह आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बड़े फास्ट है माशाल्लाह से, कीप इट अप बेटा। और इन दोनों को माइनस करें। ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारे एक्सपेंसेस आ गए। दोनों को एडजस्ट करें। तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है? मैं चेक करूं। 7190 इज ओवर प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमारा क्या है गाइस? ये हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? ये आप एक नजर देख लें, पहले स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है।
हैव यू गॉट द स्क्रीनशॉट ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? ओके, सो अच्छा ये पार्ट भी कर लेते हैं. Advise Haziq whether or not he should maintain a double entry bookkeeping system for his business. Justify your answer with two advantages and two disadvantages. जब अब इस ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. एक तो ये होता है कि आप हेडिंग दे दें और बुलेट्स पॉइंट में आंसर लिख दें, लाइक अब हेडिंग दे दें एडवांटेजेस ऑफ, या आप खाली एडवांटेजेस लिखते हैं क्योंकि हमें पता है हम डबल एंट्री बुककीपिंग की बात कर रहे हैं. तो हमारे पास एडवांटेज क्या हो सकते हैं, लाइक पहले एडवांटेज क्या हो सकते हैं, एक्यूरेट्स records of account, so less chance of errors. अगर हम डबल ट्रिपल कीपिंग फॉलो करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स होगा सर. दूसरा बेनिफिट क्या होगा, फाइनेंशियल मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी इजियर. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी इजियर. ठीक है ना, लेस टाइम टेकिंग. ठीक है, अच्छे. अब आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर. आप हेडिंग दे दें डिसएडवांटेजेस की. ये सवाल बहुत आता है इनकम रिकॉर्ड में कि अगर हम डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करते हैं तो क्या फायदे हैं क्या नुकसान है. ये आपके जहन में होना चाहिए. सो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हम लिख लेते हैं क्या हो सकता है. एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है. टाइम टेकिंग प्रोसेस. ऑनर विल हैव लेस टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज. ऑनर विल हैव लेस टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज. ठीक है, अच्छा जी. दूसरा क्या हो सकता है, ये थोड़ा आपको मैं नोट्स भेज दूंगा, उससे याद करने पड़ेंगी चीजें. दूसरा, मे रिक्वायर may require bookkeeper, which might increase expenses for business. ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है. अच्छा, अब इसका कंक्लूजन लिखना है. कंक्लूजन लिखते हैं. ओवरऑल सॉरी, फॉलोइंग डबल एंट्री bookkeeping is better for long term. ठीक है, ऑफ बिजनेस, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. इस तरीके से आपने क्या करना है, ये मैंने एग्जांपल दिया, अपने पॉइंट पे लिख सकते हैं. सर हम जो कंक्लूजन देते हैं क्या उसको जस्टिफाई करने की जरूरत है, जरूरत नहीं है. लेकिन दे दे तो अच्छी बात है, आपको फायदा होगा. बस वहां पॉइंट ऐसा था जो ऊपर रिपीट नहीं किया हो. ठीक है, नहीं भी थे तो भी कोई मसला नहीं. अगर आप लिखेंगे ओवरऑल द फॉलोइंग डबल बुक कीपिंग इज बेटर फॉर हाजिक, बेस्ट हो गया. अच्छा, ये था हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया.
अच्छा, अब ये एक सवाल है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सप्लायर का अकाउंट बनाना है। बेसिकली में सप्लायर को पेमेंट की है, वो पेमेंट इसने छुपाई हुई है, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आप लोगों ने ये करना है, जब जैसे वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएं, जहां बैलेंस बीडी आ रहा है वहां पे बैलेंस बीडी लिखें, जहां पे बैलेंस सीडी आ रहा है वहां पे बैलेंस सीडी लिखें, फिर जहां परचेज आनी है वहां परचेज लिखें, जहां रिटर्न आना है वहां रिटर्न लिखें। आखिर में दोनों साइड का टोटल करेंगे, जैसे कि फॉर सपोज बीडी इस तरफ आएगा, सीडी इस तरफ आएगा, परचेज इस साइड पे आएगा, कोई रिटर्न होगी इस साइड पे आएगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा ना, ये हमारी पेमेंट है, सप्लायर। सो मैं आपके लिए आसानी के लिए कुछ चीजें हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। जैसे शुरू से पढ़ते हैं, ये बिजनेस इस साल उन्होंने शुरू किया है, इस साल स्टार्ट किया है, तो डिस्काउंट रिसीव आता है उसमें, यस। क्रेडिट परचेजेस आता है सर, यस। हर वो चीज जो सप्लायर के अकाउंट में आएगी तो वो यहाँ भी आएगी। रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर आता है, यस सर। बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं आता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड नहीं आता, अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर नहीं आएगा, लेकिन अमाउंट ओड टू क्रेडिट सप्लायर आएगा। सर ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, बिजनेस इस साल स्टार्ट हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस निल होगा। आप लोगों ने गाइस क्या करना है, जल्दी से मुझे बताएं कि हमने पेबल को पेमेंट कितनी की, तो हम कर लेते हैं। ओके, देखिए मैं साइट पे यहाँ टी अकाउंट बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सॉरी, हम देख लेते हैं कौन सा आइटम कहाँ आना है। लाइक 981 डेबिट होगा, हम ट्रेड पेबल का अकाउंट बना रहे हैं, सही है। क्रेडिट परचेजेस आएंगी क्रेडिट साइड पे 38450, रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर ये डेबिट होगा। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, बैलेंस सीडी। नॉर्मली बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे आता है क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और ओपनिंग बैलेंस तो निल है। अब आप दोनों साइड पे टोटल करें, जो डिफरेंस होगा वो हमारी पेमेंट है। अब आप कंफर्म करें कितना आंसर आ रहा है। मेरा ज्यादा ख्याल है 38,000 से तो कम ही आंसर आएगा। कोई चीज मिस तो नहीं कर दी मैंने। Sir, per purchases, oh, क्योंकि expense होता है। गाइस देखें, हाउ यू आर फाइंडिंग एन आंसर, मैं समझ में नहीं आ रहा। शायद मैंने कोई आइटम मिस किया हो, मे बी। मतलब देखिए, ये क्रेडिट साइड नहीं, ये ज्यादा है ना, जब इसमें से ये सारे आइटम माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। हाँ जी। तो डिफरेंस तो 38,000 से कम आना चाहिए, लाइक 38,450 टोटल आ जाएगा। उसमें से सारे माइनस होंगे, 3770, 1980, 981, तब जाके आंसर आएगा ना। ये इसलिए मिसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर में ये होता है कि जो साइड कम होती है उस साइड ही आंसर आता है। जी यस, sir, I got 32,719. Oh, 31,719, sorry. ये सही आंसर है, 31,000, 31,719, ये हमारी पेमेंट है जो कि हमने सप्लाई की है। देखें, ये जो ट्रेड पेपर का अकाउंट है, जरूरी नहीं है कि परचेजेस फाइंड करने के लिए बने, कोई भी आइटम फाइंड करने के लिए बन सकता है, सीडी भी फाइंड करने के लिए बन सकता है, पेमेंट भी बन सकता है। अब पेपर में कभी भी सवाल आएगा कि रिकॉर्ड का शुरू में लिखा होगा, डज नॉट कीप फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये इसकी निशानी है। तो इसमें अमूमन इक्वेशंस बनती हैं, टी अकाउंट्स बनते हैं, इक्वेशंस बनती है, टी अकाउंट्स बनते हैं, फिगर्स फाइंड करने के लिए। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ये बताएं कि हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है। नाउ व्हाट टू डू, सेम आपने क्या करना है, टी अकाउंट बनाना है, किसका, रिसीवेबल्स का बनाना है। अब ये आप लोग करेंगे, मैं समझा देता हूँ। आप लोग जो है ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाएंगे, लेकिन आपको सेल्स फाइंड करनी है, और बिजनेस इसने इस साल शुरू किया है, ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होगा, ठीक है। सो मैं आइटम आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, आप देख लें कौन सा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस बनेगा, सॉरी सेल्स कितनी बनेगी। अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर आएगा, यस। किस साइड आएगा,
डेबिट पे क्रेडिट पे ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं। डेबिट पे या क्रेडिट पे आएगा? देखो एक गाइस, हम जो अमाउंट रिसीव करते हैं कस्टमर से, कस्टमर का बैलेंस कम होगा ना, ये क्रेडिट होगा, शाबाश बेटा क्रेडिट होगा। कैश डिस्काउंट अलाउड है बेटा, ये भी गाइस क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि इससे कस्टमर का बैलेंस रिड्यूस होता है। डिस्काउंट रिसीव नहीं आता, क्रेडिट परचेज नहीं आता, रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर नहीं आता, बैड डेट रिटर्न ऑफ इरिकवरेबल डेट आता है, यस सर। इसका ताल्लुक कस्टमर से है ना, हम तो कस्टमर के अकाउंट बना रहे हैं। कहाँ आएगा सर? क्रेडिट साइड पे आएगा। एंड अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर, ये आएगा सर, यस सर। अब आप लोग बनाएं ट्रेड सिविल का अकाउंट और मुझे बताएं हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है। जो साइड कम होगी ना वही हमारी क्रेडिट सेल होगी, डेबिट साइड कम होगी कुछ होगा ही नहीं। सर बैड डेट्स डेबिट होंगे क्योंकि इनकम क्रेडिट्स पे स्टेटमेंट में डेबिट कोई होते हैं एक्सपेंस अपने बताओ। अकाउंट, वी आर मेकिंग कस्टमर ओ अकाउंट, जी, उसमें ठीक है तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। ठीक है। सर ये सारे क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं तो हम बस इनको ऐड डेबिट करेंगे, साइड पे, राइट? हाँ और जी, हम इनको ऐड करेंगे, जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पे वही हमारी क्रेडिट साइड होगी। जी ठीक है, 1 सेकंड मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बीडी तो है नहीं इसका, पहला साल है, बीडी जीरो है, और सीडी इसने किया दिया वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है सर, वी गेट 56,400। यू आर डूइंग मिस्टेक। नहीं, आप हम्म। मेरे ख्याल से सही कर रहे हैं, आप सही कर रही हैं, सही कर रही हैं, सही कर रही हैं, सही कर रही हैं। ठीक है सर। असल में देखें, मैं लिख देता हूँ, मैं एक बार चेक कर लें, मदद भी चेक कर लें। फोर्टी सेवन ओके। थाउजेंड कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा, 47,385। फिर 1215 भी क्रेडिट साइड पे आएगा, फिर 150 ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। वी आर मेकिंग ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट ना, और क्लोजिंग बैलेंस इसका, नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। कंट्रोल अकाउंट जरूर आपको आता हो, रेशियो आपको जरूर आता हो, जब इनकम रिकॉर्ड करें। इन दो टॉपिक पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। यू विल गेट 56,250, ये हमारी क्या आ गई? सेल आ गई। ये हमारी क्या आ गई? क्रेडिट सेल आ गई। इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, हम टी अकाउंट बनाते हैं, जो डिफरेंस आता है हमारा बैलेंसिंग फिगर होती है। आगे चलो, आगे कह रहा है इस आर कैश सेल्स वर इक्वल टू वन क्वार्टर ऑफ इस क्रेडिट सेल्स। ये ऊपर क्रेडिट सेल्स हो, दिस इज यूर क्रेडिट सेल्स। जो कैश सेल्स है ना, कैश सेल्स कभी कभार दुकानदार कैश सेल्स भी करता है, वो इसका वन क्वार्टर है। वन क्वार्टर मीन्स 1/4, वो इसका 1/4 है। तो 56,250 का 1/4 जरा निकालें, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करें 1/4 से। आई थिंक सो इट वुड बी 13,000 कुछ होगा। 56,250 मल्टीप्लाई बाय 1/4, कंफर्म करें। फोर्टीन सर थाउजेंड 14,062 आ रहा है। तो इसको 63 करें। 14,000, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार दोबारा चेक करूंगा, मसला तो नहीं किया हमने सेल्स में, कोई आइटम ऐसा मिस कर दिया हो, नजर तो नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब गाइस देखिएगा, ये एक बार मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा ट्रेडिशनल का बैलेंस कितना मिला ना। अच्छा, सीन क्या है, ये कह रहा है ये जो भी हमारी वो है ना कैश सेल्स है, वो क्रेडिट सेल्स का वन क्वार्टर है। सीन क्या है,
ऑनर क्या करता था, 3,000 रुपये कैश में से अपने पास रखता था और बाकी बैंक में जमा करता था। 3,000 क्या करता था, घर ले जाता था, ड्राइंग कर लेता था, और बाकी बैंक में जमा करता था। तो इसने ये पूछा है कि हमने बैंक में कितना डिपॉजिट किया होगा, बैंक में कितना डिपॉजिट किया होगा। तो अगर ये 3,000 घर ले जाता था, तो 3,000 आप इसमें से माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 11,063। ये वो अमाउंट है जो इसने क्या किए हैं, जो इसने जाके बैंक में जमा किए हैं। मतलब ये अमाउंट इसने बैंक में डिपॉजिट किया है। ठीक है। और 3,000 रुपये जो थे ये हमेशा ये विड्रॉ करता था। आगे चलते हैं, आगे मेन सवाल है जो कि 8 मार्क्स का है। आपको बैंक अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। अब बैंक अकाउंट का बैलेंस बीडी तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये पहला साल है। ठीक है। इंसर्ट द मिसिंग फिगर विच रिप्रेजेंट द अमाउंट इसहाब विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब ये करना क्या, आपने बीडी लिखा, बीडी जीरो है, सीडी जो है यहाँ पर आएगा नॉर्मली। फिर जो जो पेमेंट्स किए यहाँ पर आएंगे, जो जो पैसे आपके पास आए हैं, कैपिटल से आए हैं, रिसीवेबल से आए हैं, वो डेबिट साइड पे जाएंगे। जो जो पेमेंट किए, चाहे रेंट की हो, चाहे वेजेस की हो, चाहे पेबिल को भी की हो आपने, वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। जो पैसे आपने बैंक में जमा कराए केसेस के, वो भी डेबिट साइड पे आ जाएंगे। दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो हमारी ड्राइंग होगी। सर समझ में नहीं है, अभी आपको बैंक अकाउंट बनाना है। ये 11,063 रुपये हमने बैंक में जमा कराए थे, कहाँ आएंगे, डेबिट पे आएंगे, क्रेडिट पे आएंगे, बैंक अकाउंट। दिस इज डिपॉजिटेड, डेबिट होगा। शाबाश शाबाश। अच्छा, आपने ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाया था, हमने ट्रेड पेबल को पेमेंट की थी। ओ सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया था। ट्रेड रिसीवेबल से हमने पैसे रिसीव किए थे। क्या रिसीव किए थे, पैसे रिसीव किए थे। वो जो पैसे हमने रिसीव किए थे यहाँ लिखे होंगे ना, वो ऊपर सवाल में दिए हैं, यहाँ लिखे होंगे। इसका क्या करेंगे, इसको बैंक अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, जो हमने रिसीवेबल से पैसे रिसीव किए थे। डेबिट, डेबिट, शाबाश। ये हमने पेमेंट की है ट्रेड पेबल को, ये बैंक अकाउंट में किस तरफ आएगी, क्रेडिट, शाबाश शाबाश। फिर आपने क्या करना है, हर वो आइटम जो बैंक में जाना है उसको आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन सा आइटम बैंक में जाएगा, एक तो ये वाला अमाउंट जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पेमेंट होती है। उसके बाद रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर इग्नोर करें, कैश डिस्काउंट रिसीव इग्नोर करें, कैश डिस्काउंट और इग्नोर करें। अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स ये जाएगा, कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। परचेज ऑफ नॉन क्रेडिट बाय बैंक ट्रांसफर, क्या करेंगे इसका, 70,000 का हमने नॉन क्रेडिट परचेज किया था, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, शाबाश शाबाश। कैपिटल डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट, ये क्या होगा, ये डेबिट होगा। तो अभी आप बैंक अकाउंट बनाए, पहले ये चार एंट्रीज करें, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, पहले ये चार एंट्रीज करें। मतलब जो डेबिट पे आना है वो डेबिट पे लिखें, जो क्रेडिट पे आना है वो क्रेडिट पे लिखें, बैलेंस भी नहीं लिखें। अच्छा एक और बात, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस भी तो है, ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाएगा बेटा। नॉर्मली बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सीधी, वो क्रेडिट साइड पे आता है। हमें सीधी लिखना है ना, वो तो क्रेडिट साइड पे आएगा। सो ये ओह पांचों चीज, सर, मैं बीडी की बात कर रही थी कि वो तो क्योंकि एसेट होता है इसलिए। बड़ा इशू आता है। जब भी हम कोई सवाल करते हैं एग्जाम में, बड़ा इशू ये आता है कि बच्चे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं। कभी कभार आंसर्स के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काम आती है। इफ यू आर डूइंग डी पार्ट, इफ यू आर डूइंग डी पार्ट, डी डी फॉर डॉग, तो ए पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर, सी पार्ट के अंदर भी मटेरियल होता है जो कि काम आता है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन करें तो उसको इग्नोर नहीं किया करें, स्टार्ट से आखिर तक देखा करें। हमने ए पार्ट किया था, ए पार्ट में हमने पेमेंट फाइंड की थी जो कि ऊपर नहीं दी थी। पेमेंट कितनी है, 31719। वे ये कहाँ आएगी पेमेंट, क्रेडिट साइड पे आएगी। तो लिखें शाबाश, बैंक में क्रेडिट साइड पे 31719। और मुझे कंफर्म करें लिख ली हो तो मैं आगे चलो। ओके, 31719 क्रेडिट साइड लिख दी। आगे चले, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है। यहाँ की तो तकरीबन सारी चीजें हमने लिख दी थी, मतलब एक रिसीव अमाउंट रिसीव आपने पहले लिख दिया था, और ये तो जाता ही नहीं है उसमें। आगे चले, ये जो है ना 11,063, ये अमाउंट आपने बैंक में जमा किया है, डिपॉजिट किया है, ये कहाँ पर आएगा, ये बैंक में आएगा, किस तरफ आएगा, डेबिट पे। ये भी लिखना जल्दी से, ये भी लिख दे जल्दी से। डन। अब आपने क्या करना है, आपने ये बैंक अकाउंट है, इसको फाइनलाइज करें।
मतलब यानी जो जितनी जहां तक वैल्यूज आ गई हैं, टोटल की लाइन लगा दें और दोनों साइड का टोटल करें। यहाँ डिफरेंस आएगा आपके पास, इस साइड पे ये साइड कम होगी। ये जो भी डिफरेंस होगा ये हमारी ड्राइंग है, ये ऑनर ने पैसा विड्रॉ किया है। डेबिट साइड जैसे सस्पेंस आता है ना ट्रायल बैलेंस में, ऐसे ही डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो अमाउंट होगा जो ऑनर ने क्या किया, विड्रॉ किया। तो मुझे पता है ऑनर ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया। क्रेडिट साइड पे डिफरेंस कितना आ रहा है। मनोल कह रही है सर 29020। आप भी कंफर्म करें, क्या ये आंसर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, आंसर जो डिफरेंस आ रहा होता है ना आप लोगों को, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। कोशिश करें कैलकुलेशन मिस्टेक पेपर में ना हो। कोई चीज ऊपर नीचे हो जाए वो गलत बात है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये फिर ये जो है ना, ये मार्क्स मिल सकता था। अनाया बेटा, आर यू डन, हैव यू डन विथ इट। ओके ओके, नो इशू, नो इशू एट ऑल। Sir, I got the same answer. यू गॉट द सेम आंसर ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सही किया। अच्छा, अब इसकी जो बाकी पार्ट है वो बाद में कराऊंगा। वो आप, मैं आपको एक सवाल होमवर्क में दे देता हूँ, वो आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा, बल्कि मैं ही करा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसकी जो बाकी पार्ट है वो मैं करा दूंगा, मैं आपको ऐसे ग्रुप में क्वेश्चन बता दूंगा, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो आज की जी क्लास सर।